हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। तो एग्रीकल्चर जो पिछले साल 1.53% में ग्रो हुआ, इस साल 2.89% पे उसकी ग्रोथ हुई। बड़ा डिप्रेसिंग बजट है और गरीब आवाम दोस्त बजट नहीं होगा। और पहले से अगर इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, जो आया है तो दीवार पे लिखा सबको नजर आ रहा है। ये फैक्ट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, आवाम को कुछ रिलीफ देना चाहिए। ऑलरेडी महंगाई ज्यादा है, ऑलरेडी यूटिलिटीज बिल ज्यादा है, ऑलरेडी जो फ्यूल के प्राइसेस है वो ज्यादा है। आप प्राइसेस बढ़ाएंगे तो इससे महंगाई बढ़ेगी, और जब महंगाई बढ़ेगी तो लोगों के तवक्कुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी बजट की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपना 5वां बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। कल वफाकी बजट पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुला लिए गए हैं। आज इक़्तिसादी जायज़ा सर्वे भी जारी कर दिया गया है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हुकूमत GDP समेत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही है। रवा माली साल के लिए GDP ग्रोथ का हदफ 4% मुकर्रर था, जो 3.7% ही रहा। ज़राई शोबे की अगर बात करें तो ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 4.5% था, लेकिन कारकर्दगी सिर्फ 2.89% रही। सनती शोबे का टारगेट 4.30% था, मगर वो भी 3.5% पर ही रुका। सालाना औसत महंगाई का हदफ 7.5% था, जो मई में 11.6% तक पहुंचा। वज़ीर ख़जाना ने यह दावा किया कि पिछले साल इक़्तिसादी गैर यकीनी सूरत हाल, सैलाब, रेस्क्यू रिलीफ की कोशिशों के चैलेंजेस का सामना रहा, जबकि आलमी सतह पर टैरिफ और दीगर गैर यकीनी अवामिल भी मौजूद थे जिन्होंने मईशत को मुतासर किया। मशरिक़ वुस्ता के तनाज़े के असरात भी मुरतब हुए। ये भी उन्होंने कहा आलमी और खित्ते की सूरत हाल ने माशी नमू पर असर डाला। ताहम उन्होंने ये दावा किया कि बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद मौशी तौर पर मस्बत ग्रोथ हासिल की गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने मौशी मुश्किलात के बायस सूबों के तरक्याती बजट में भी कटौती कर दी है। यानी जो थोड़े बहुत स्कूल, हस्पताल और सड़कें बनती थी वो भी आइंदा साल नहीं बनेंगी। मौशी माहिरीन ने बजट से पहले आवाम को खबरदार करते हुए कहा है कि तैयारी कर लें, बजट आएगा तो लग पता जाएगा। इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ आज हमें ज्वाइन किया है खसूसी तौर पर बजट के हवाले से, और इकनॉमिक सर्वे पर हम बात करेंगे क्योंकि कल बजट पेश होने जा रहा है। और इकनॉमिक सर्वे में जो बातें वज़ीर ख़जाना ने की, क्या ये इसको बेहतर कहा जा सकता है, क्योंकि वो मौशी बेहतरी कारकर्दगी का दावा करते नजर आ रहे हैं। अरशाद अंसारी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और आगे चलकर हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और शकील अंजुम साहब होंगे। सबको खुशामदीद। अरशाद अंसारी साहब, आपसे मैं आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब ये जो गवर्नमेंट ने इक़्तिसादी जायज़ा सर्वे जारी किया है, गवर्नमेंट के मुताबिक GDP समेत कई अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहे हैं। आपके ख्याल में जो वजूहात वज़ीर ख़जाना ने बताई मुआशी अहदाफ की नाकामी के लिए, वो एक तो कितनी दुरुस्त समझते हैं आप, और ख़ासतौर पर जो नाकामी की वजह उन्होंने, एक तो ये ईरान जंग और मिडल ईस्ट के बावजूद वो समझते हैं कि बेहतर रही, क्या ये रीज़न काफ़ी है अरशाद अंसारी साहब? जी शुक्रिया। पहले तो आपका देखें, मैं आपको बताऊं कि ये मैंने सुबह भी जब हमारा जो प्रोग्रेसिव प्रोग्राम शुरू हुआ था उसमें भी मैंने, एक्सप्रेस प्रोग्राम में भी मैंने बताया था कि जब इकोनॉमिक सर्वे जारी होगा तो उसमें इसी किस्म के जो है वजूहात बताई जाएंगी कि सैलाब आ गया, मशरक़ वुस्ता की सिचुएशन बन गई, और फिर जो है वो इंटरनेशनल हालात ऐसे बन गए। तो जब बजट ये सर्वे पेश किया गया तो यही 3 अवामल जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना ने बयान किए। उसमें उन्होंने कहा कि जब अमेरिका ने ट्रंप की तरफ से जब टैरिफ लगा दिया गया, उसकी वजह से एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई, और फिर इंटरनेशनली जो GDP की जो प्रेडिक्शन थी वो भी रिड्यूस कर दी गई, उसकी भी इम्पैक्ट आया। फिर तीसरा ये कि सैलाब के जो असरात थे वो, और फिर ईरान अमेरिका जंग, उसके असरात जो है वो इस पर मुरतब हुए, उसकी वजह से ये ओवरऑल सिचुएशन बनी। ठीक है, इसका किसी हद तक इम्पैक्ट ज़रूर है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा जो मैं जो समझता हूँ कि वो जो असर है वो ये है कि एक तो जो अहदाफ रखे गए थे उन अहदाफ को मुकर्रर करते वक्त जो वर्किंग की गई थी, एक तो उसमें खामियाँ थी, उसकी वजह से एक तो बुनियादी तौर पे ये हुआ है। और ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ, ये अगर पिछले साल का भी अगर आप निकाल के देख लें तो उसमें भी इसी तरह की सिचुएशन थी, उसमें भी यही जो है जवाब पेश किए गए थे। और फिर उन्होंने अपनी जो अपनी वो थी, क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जब उनसे क्वेश्चनिंग हुई उसमें भी उन्होंने बाज़ चीज़ों का उन्होंने एतराफ़ भी किया। देखें, इंडस्ट्रियल ग्रोथ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो उनकी अपनी उनके साथ जो है वो मैच नहीं करती थी। इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो है वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ गिरी है, लेकिन
उसको फिर वो बाइफरकेट कर रहे थे कि 22 टोटल सेक्टर हैं, 22 में से 16 सेक्टर्स जो उनकी जो है वो ग्रोथ उसमें बेहतरी आई है, लेकिन बाकी जो है उसमें कमी आई है। लेकिन जब गेज किया जाता है वो तो ओवरऑल एक जो आपका फिगर होता है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, उसको आप देखते हैं। इसमें खुशआइंद बात ये थी कि LSM की ग्रोथ जो है वो बढ़ी है और टेक्सटाइल सेक्टर में भी कोई 0.7% के करीब जो है वो ग्रोथ बेहतरी देखने में आई है। और एक और जो अच्छी चीज़ मुझे इसमें नजर आई है वो ये है कि जो लिटरेसी रेट है वो बेहतर हुआ है और जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन हैं उनकी तादाद जो है वो कम हुई है। लेकिन जो इनके अदाद शुमार हैं उनको जो साथ अलाइन नहीं कर रहे थे वो एक चीज़ ये थी कि इसी सर्वे में जो उन्होंने फिगर दिए हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसकी शरह बढ़ गई है, बेरोजगार जो अफराद हैं उनकी तादाद बढ़ के 59 लाख के करीब हो गई है। और इसी तरह जो परसेंटेज में अगर आप देखें तो 6.3 से बढ़कर 7.1% पे ये शरह पहुंच गई है। उस पर भी उन्होंने एडमिट किया कि ये गवर्नमेंट खाली जो है वो इसको काउंटर नहीं कर सकती, इसके लिए इकोनॉमिक जो ग्रोथ है उसका होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ उन्होंने, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अगर ग्रो करेगा तो फिर जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं तो उनको फिर प्राइवेट सेक्टर जो है वहाँ पे मुलाजमतें भी दे सकेगा और फिर जो लोग अपना बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस की तरफ भी आ सकेंगे। तो साथ ही अच्छा, सबसे ज़्यादा जो सवालात उठ रहे थे और तनकीद भी हो रही थी कि वो रेवेन्यू के हवाले से हो रही थी। रेवेन्यू की ग्रोथ जो है वो 10% के करीब हुई है और जो 2 साल में जो रेवेन्यू का शार्टफॉल आया है वो 2200 अरब रुपए के करीब शार्टफॉल है और इस साल में 1000 अरब रुपए का शार्टफॉल था। उस पर उन्होंने अपने एक्सक्यूजेस पेश किए, लेकिन उन एक्सक्यूजेस को जो है वो अगर आप कोरिलेट करें जो FBR की पॉलिसी से तो उससे वो हम आहंग नहीं थे। उस पर फिर उन्होंने कहा भी कि चेयरमैन फेडरल ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है लंगड़ियाल साहब इस पे अलग से ब्रीफिंग भी देंगे और इस पे सारी डिटेल भी बताएंगे। और साथ में हमेशा एक IMF की तरफ से हमारे ऊपर दबाव आता है कि जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं उनको जो है वो कम किया जाए ग्रेजुअली या बिल्कुल ख़त्म किया जाए। तो उस हर साल इकोनॉमिक सर्वे में उसके फिगर आते थे, लेकिन जो हार्ड कॉपी दी गई उसमें से जो टैक्स एक्सपेंडिचर की जो डिटेल थी उसको रिमूव कर दिया गया था। उस पर भी उनसे क्वेश्चन उठे तो बहरहाल उस पर उन्होंने फिर वजाहत की कि जी हमने जो सॉफ्ट कॉपी है उसमें इसकी डिटेल है वो फिर हमने निकाली और उसमें उसकी डिटेल हम आपसे शेयर कर देते हैं कि जो टैक्स एक्सपेंडिचर जो यानी कि टैक्सों में छूट दी जाती है वो अभी भी 2352 अरब और 81 करोड़ रुपए की है। अगरचे ये पिछले साल की निस्बत कम है, पिछले साल ये 2400 और 34 अरब रुपए थी। इसमें जो इनकम टैक्स की छूट है इस साल भी वो 580 अरब रुपए के लगभग है, 1273 अरब सेल्स टैक्स है और कस्टम ड्यूटी की मद में कोई ऑलमोस्ट 500 अरब रुपए के करीब है। और IMF अब इसी पे जो है वो जोर दे रहा है कि आप ये जो एग्जम्पशन हमने दी हुई हैं या कंसेशन दी हुई है या छूट दी हुई है इसको आप खत्म करें। उसी में उनसे बातचीत हुई। देखें हम IMF के प्रोग्राम में है ना, उसमें रहते हुए हमने हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हुकूमत कोशिश पूरी कर रही है कि किसी हद तक रिलीफ मिल जाए। और फिर ये क्वेश्चन भी हुआ, यानी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस वक्त तक IMF के साथ हमारा टैक्स के मामलात पे और बाकी मामलात पे इत्तफाक राय नहीं हुआ था। उनका ये कहना था कि IMF के साथ मस्बत वे में हमारी बातचीत जारी है। वो पूरी उम्मीद थे। बिल्कुल जाहिर है आपसे हम वक्तन फवक्तन आपको ज़हमत देंगे क्योंकि आप इस बीट को कवर भी करते हैं और इसको समझते भी हैं। आम आदमी के लिए क्या है क्या नहीं, इस पर तो ज़ाहिर है कल बजट के बाद मज़ीद बात हो सकेगी। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है, मौशी माहिरीन भी कह रहे हैं कि जब बजट आएगा तो आवाम को पता लग जाएगा। अब जो माशी अहदाफ में नाकामी की वजूहात हैं वो क्या हैं, जो वज़ीर ख़जाना ने बताई सिर्फ वही हैं, या इसमें वो जो हम बार बार मौशी इस्लाहात रिफॉर्म्स की बात करते हैं जो गवर्नमेंट हमेशा नाकाम रहती है वो भी मौजूद है। इलियास साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपके ख्याल में ये जो आइंदा माली साल के मौशी अहदाफ मुकर्रर किए गए, एक तो ये कितने हकीकत के करीब हैं और जो वजूहात बताई वज़ीर ख़जाना की तरफ से, क्या आप समझते हैं वही वजूहात हैं या फिर अगर दुरुस्त स्ट्रेटजी दुरुस्त इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ गवर्नमेंट चली जाती तो बहुत सारे मामला बेहतर हो सकते थे? देखिए बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कि आलमी हालात जिसमें अमेरिका ईरान का जो मसला बना हुआ है उसमें पाकिस्तान को जो मसला है, पाकिस्तान ने जो फ्यूल है उसकी प्राइसेस बढ़ी और पाकिस्तान ने की जानब से अगर इसको सही मैनेज किया जाता, गवर्नेंस वगैरह सही अडॉप्ट की जाती तो ये हालात पहले इतने ना होते। और इसकी पाकिस्तान के जो इतने जो वसाइल जो अपने रिसोर्सेज अगर अपने रखते, अपने इसका फ्यूल के टैंक अपना यानी कि स्टोरेज वगैरह ज़्यादा होती तो इतना ना करते। ज़्यादातर तो इन्होंने ये कोशिश की, उसमें इनकी गवर्नेंस ये थी कि जब ऐलान उस टाइम हालात ऐसे हुए
तो इन्होंने फ्यूल वगैरह का स्टोर वगैरह से पहले ही अपने उधर लेवी का इजाफा कर लिया था ताकि अपने रिसोर्सेज में इजाफा किया था। ये तो सबके सामने वाज़ेह तौर पर है। तो ऐसे ही हालात हैं। इन्होंने अगर अपनी गवर्नेंस सही रखी होती, इसमें सबसे बड़े रख लें, अगर IPPs का रख लिया होता कि IPPs के जो कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह ना करनी पड़ती, तो वही इतने जो पैसे हैं जो सर्कुलर डेट बन गया, जो आपके आवाम को ही उतारना पड़ेगा, आवाम पर टैक्स लगेंगे तो तभी वो सर्कुलर डेट उतरेगा कहीं, और कहीं से पैसे नहीं आना। इसी आवाम ने, इसी लोगों ने, इन्हीं लोगों ने देने जो कि पहले टैक्स देते हैं। तो इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से ये सारा कुछ होता है। अगर ये सही अमल करते, सही चीज़ें वगैरह करते, अगर टैक्सेशन वगैरह के मामले में उसको लेते, जो टैक्स नेट में नहीं हैं लोग, उनको टैक्स नेट में लाते, तो अपने अपने वसाइल वगैरह रखते, तो उसमें कोई मसला नहीं होता इतना ज़्यादा। अपने वसाइल से सारा करते। अब जो इन्होंने हदफ रखे हैं 4% का, ये 4% का हदफ तो यही होता है कि इन्होंने अपना एक्चुअल रखा है कि इस दफ़ा भी 3.7%। अगर इन्होंने कर्ज़े उतारने हैं या अपनी इकॉनमी को ग्रो करना है, तो हमारे के पास इतनी है नहीं कि इंडस्ट्री इतनी नहीं है कि हम लोगों को ज़्यादा रोज़गार दे सकें, ज़्यादा इंडस्ट्री लगा सकें और अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। तो ज़ाहिर है इतनी ग्रोथ रहेगी, और वो ग्रोथ रखने के लिए IMF के सामने हदफ रखा है। तो इसके लिए अगर इन्होंने ग्रोथ करनी हो तो उसके लिए 7 से 8% अपनी ग्रोथ रखें और अगले साल भी बढ़ाने के लिए काम करें, तो उससे ही इकॉनमी को फ़ायदा है। तो इससे ही लोगों का रोज़गार। देख लें आप, जो भी गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारे जो माशी इशारिये हैं जो हैं हमने टारगेट पूरे किए, उससे आम आदमी को क्या फ़ायदा मिला? उनकी क़ुव्वत ख़रीद किधर है? उनको टैक्स में रिलीफ मिला, उनको पेट्रोल में रिलीफ मिला, किसी चीज़ में रिलीफ नहीं मिला। गवर्नमेंट के पास एक आसान तरीका है कि जो भी है अपना खसारा पूरा करने के लिए इसी अवाम पर टैक्स मज़ीद लगा दिया जाए और इन्हीं से वसूल किया जाए। जो भी है FBR के हदफ रखे हुए हैं, FBR के इतनी बड़ी जो मशीनरी है, उस मशीनरी का काम यह है कि टैक्स नेट में लोगों को लेके आएँ जो टैक्स नहीं दे रहे उनको। तो वो बजाय कि उसको लेके आने के लिए जो लोग टैक्स दे रहे हैं, अभी जो परचेजिंग करने कोई चीज़ खरीदने जाते हैं वो मज़ीद टैक्स देते हैं। आप देख लें कि कोई ना कोई तरीका ऐसा अडॉप्ट करते हैं कि यही लोग टैक्स में दोबारा फंस जाएं। तो वो चीज़ें ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स नेट में अपने इजाफा करे कि अगर 37 लाख लोग टैक्स दे रहे हैं तो उसकी तादाद में इजाफा करें और उन लोगों को ज़्यादा लेके आएँ कि वो टैक्स नेट में वो लोग ना आएँ कि जो रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं लॉसेस में फाइल कर रहे हैं। वो लोग लेके आने चाहिए रिटर्न में कि डॉक्यूमेंटेशन हो जो एक्चुअल हो, जो सही। यहाँ भी गवर्नेंस का मसला कि अगर सही लोग टैक्स दे रहे हैं तो उनको सही नेट में ले गए, जहाँ से टैक्स एविजन हो रही है उधर से रोकें। ये अब सारा काम इन्हीं का गवर्नमेंट का काम है। अगर गवर्नमेंट ये काम नहीं प्रॉपर कर सकती तो उसके लिए आसान हदफ यही है कि आवाम पर टैक्स लगा दिया जाए। अलबत्ता बजट में कोई ऐसा चीज़ रिलीफ दिखाई नहीं दे रही कि आवाम को, आम आदमी को रिलीफ मिले। ठीक है अयाज साहब, सॉरी, आपके ख्याल में अब क्या जो मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं वो हकीकत के कितने करीब है इस सर्वे के मुताबिक? और जो ज़राअत और सनती शोबे में नाकामी की वजूहत, खासतौर पर सैलाब, फिर उसके लिए रिलीफ रेस्क्यू की कोशिशें उन्होंने बताई रीज़न, और ईरान जंग का भी उन्होंने जिक्र किया। आपके ख्याल में यही वजूहात हैं या प्रायोरिटीज़ भी मैटर करती हैं? गवर्नमेंट की कौन से ऐसे शोबे थे जहां हुकूमत इस्लाहात के ज़रिए बेहतरी ला सकती थी कि ये वजूहात होने के बावजूद आपके ख्याल में ये इसको नाकामी कहना चाहिए? ये मैं तो सबसे पहले वो मंजर देख के डर गया जब ये इकनॉमिक सर्वे पेश किया जा रहा था। वो इतना बड़ा क्राउड था वो पेश करने वाले, इतने वज़रा, मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली थी इस गवर्नमेंट ने कि इतने लोगों ने आके उसमें बैठ के लोगों को बताना शुरू किया। कभी गवर्नर स्टेट बैंक बैठ के ये बता दिया करते थे, उसके बाद वज़राए ख़जाना का दौर शुरू हुआ, वज़ीर ख़जाना बता देते थे, पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक वज़ीर ख़जाना कर देता था और मामला ख़त्म हो जाते थे। अब मुझे एक तो ये नहीं समझ आ रही, ज़ाहिर है वो क्योंकि टैक्स नेट शायद बहुत बढ़ गया तो उन्होंने कहा कि इतने लोगों को, बाकी ये जो फिगर्स होते हैं दुआ, इन पे तो कभी भी किसी दौर हुकूमत में भी एतबार उस तरह से किया नहीं जा सकता। सैलाब आ जाता है, कोई जंग शुरू हो जाती है, कहीं को मसला हो जाता है, हमारी इकॉनमी बर्बाद हो जाती है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है, मसाइल पैदा हो जाते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि कोविड के दौर में दुनिया की मईशतें जब तबाह हो रही थी तो 35 मुल्कों में पाकिस्तान 8 अच्छी परफॉर्म करने वाली इकोनॉमीज़ में था। वो बहुत बड़ा एक वो हो सकता था
इसका मतलब है कि उस वक्त पॉलिसीज ठीक जा रही थी। अब रौला क्या है? रौला ये है कि आपने अपनी मराहत ख़त्म नहीं करनी, आपने उनको बढ़ाते चले जाना है। जब आपको मौका मिलेगा आप उनमें इजाफा करेंगे और गरीब के लिए, आम आदमी के लिए टैक्स में इजाफा करेंगे। एक मुद्दत से एक ही चीज़ इस मुल्क में 5वां बजट पेश करने जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, और ये वो शहबाज शरीफ साहब हैं जो कहते थे कि जितनी इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट से मदद मिल गई है उससे हादी भी मिल जाए तो हम पता नहीं क्या कमाल कर जाएंगे। तो हुजूर आपको तो 200% मिली भी है, फिर आपकी ये परफॉर्मेंस है, और फिर इतने वजीरों को बिठा के आपको वो करनी पड़ती है, उसमें चेयरमैन FBR को भी बिठाते हैं, और जब कोई दलील नहीं होती, जवाब नहीं होता, फिर आप ताने देने पे उतर आते हैं। उस दौरान रिपोर्टर्स के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। ये क्या तरीका है? मेरी समझ से बाहर है। अगर आप ये बिल्कुल ज़बरदस्त आपके इशारिये थे जो आप बयान कर रहे थे, तो फिर आप उनको आराम से डिफेंड कर सकते थे, जवाब के साथ कर सकते थे, लेकिन नहीं, जाहिर है ही कुछ नहीं। और सिर्फ एक चीज़ बढ़ रही है इस मुल्क में, एक मुद्दत से मैं देख रहा हूँ, वो गधों की तादाद है, वो बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला हम पे रहम करे, पता नहीं गधों की तादाद कहाँ चली जाएगी और हमारे हालात क्या हो जाएंगे। सही है जी, लेकिन ज़ाहिर है अब ये जो बिल्कुल अयाज साहब भी बात कर रहे हैं कि ये ऐसे ही अल्फाज, नंबर्स जो आम आदमी को ख़ास तौर पर समझ भी नहीं आती। आम आदमी को तो ये समझ आती है कि उसका जो घर का चूल्हा जलना है उसमें कितनी कमी होने जा रही है, उसकी जो तनख्वाहदार है उसकी तनख्वाह में इजाफा होने जा रहा है, टैक्स कम होने जा रहा है, बढ़ने जा रहा है। ये वो अल्फाज हैं जो एक आम आदमी को, जो हमें समझ आते हैं। बहरहाल ज़ाहिर है ये बजट का जो मरहला होता है ये ऐसे ही गोरख धंधा होता है, ये बाद में समझ आती है जब ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्विकली ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से हम वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें वफाकी बजट की तैयारियों के हवाले से जो आखिरी हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं। ख़ास तौर पर ये 5वां बजट है इस हुकूमत का जो पेश करने जा रही है कल। और जो इक़्तिसादी सर्वे के हवाले से बात हुई, वज़ीर ख़जाना ने वजूहात बताई, मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकामी क्यों हुई, इसी पर हम बात करें। आमिर साहब, आपके ख्याल में जो वजूहात बताई गई, क्या आप समझते हैं वो दुरुस्त है जो वज़ीर ख़जाना की तरफ से कहा गया? और ज़राअत और सनती शोबे की नाकामी ख़ास तौर पर, क्योंकि उन्होंने खुद बताया कि जो ज़रूरी शोबे का हदफ 4.5% था लेकिन कारकर्दगी सिर्फ 2.8% रही। तो आपके ख्याल में इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? देखें, वो एहसन इकबाल साहब बीच में आ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के, और उन्होंने अपना फ़लसफ़ा अच्छा भला लंबा चौड़ा झाड़ा कि हम एग्रीकल्चर मुल्क हैं और अब इतने अरब डॉलर की चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही थी वो किसको बता रहे थे। हमें तो पता है, वो गवर्नमेंट में वज़ीर है, उन्हें पता है वो किसको दाव लगा रहे थे, किसको समझा रहे थे। मुझे उनकी आज की जो गुफ्तगू थी वो एक मंतक के बगैर थी कि जी हम इतने कर्जे ले लेते हैं। भाई आप हमें क्यों बता रहे हैं? आप अपनी कैबिनेट में जाके बात किया करें और हमें सोल्यूशन बताया करें। ज़ाहिर है एक ज़राई मुल्क है और उसके अंदर आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे बल्कि इंपोर्ट कर रहे हैं, दालें भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्यों? यहाँ दाव दप्पा लगा। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर ने इस दफ़ा तो इजाज़त नहीं दी अभी चीनी की, लेकिन अभी तो चीनी स्टॉक में आई पड़ी है ना। दाव तो लगाना है अगलों ने एक्सपोर्ट करते हुए और फिर इंपोर्ट करके फिर दाव लगाना है, तो उसमें नाम आ जाता है सबका, सारे हुक्मरान, चाहे वो अपोजिशन में है, एलीट क्लास सारी की सारी उसके अंदर मौजूद है। तो वो माफिया अपनी जगह ऑपरेट करता है। ये चीज़ें हमें नहीं समझ आ रही, क्योंकि लंगड़ियाल साहब पे जो सवाल बुनियादी तौर पे तो वज़ीर ख़जाना से राना शहबाज ने किया था, उन्होंने अपने सारे गुस्से शुस्से 1 साल की खबरों के राना शहबाज वाले, जिसकी तरफ मेरा ख्याल है हल्का सा इशारा अयाज खान साहब भी कर रहे थे कि वो गिलास फुल और आधे की कहानियाँ सुना रहे थे। भाई ये एक्सपेरिमेंट्स के इस मुल्क में यही लोग कर सकते हैं कि आप ब्लू आइड हैं प्राइम मिनिस्टर के, आपसे कोई पूछेगा नहीं, आप सुबह 9 बजे सारे अफसरों को ऑनलाइन कर लेते हैं। आप समझते हैं कि मेरा छांटा लग गया कि देखें मैंने सारे अफसरों को ऑनलाइन मीटिंग में कलेक्टर्स को बिठा लिया जो नहीं उठते थे। हमें ये बताएं कि ये जो आपका रेवेन्यू का खसारा है वो हम क्यों भरें? कभी सूबों के डेवलपमेंट आप काट रहे हैं, और एक्चुअल तो ये था कि आप पैसे पूरे लें, क्योंकि हमारे से तो पूरे ले लेते हैं ना तनख्वाहदार तबके से। अब ताजरों पे आ रहा है, देखते हैं कि वो 25,000 रुपये कम से कम या 1% मैक्सिमम, चाहे वो 1 करोड़ रुपए तक की आपकी सेल है उस पर आपने 1% टैक्स देना है। वो होता है कि नहीं कामयाब? चलें उनको आप सिस्टम में तो ले आएंगे ना। जो काम पहले दिन का करने का था, मरहूम जमशेद गुलजार कियानी होते थे जनरल मुशर्रफ के साथ, पिंडी के कोर कमांडर, बाद में चेयरमैन FPSC भी रहे, वो इसी शहर में अपारा में फार्म बांटते रहे इन ताजरों पे, और इन ताजरों ने 1 रुपया नहीं टैक्स दिया किसी ने भी।
अब तो आ गए हैं, सारे के सारे तकरीरें कर रहे हैं कि हम देंगे टैक्स, चलें बहुत अच्छी बात है। 1000 गाड़ियां मैंने कल भी बात की थी कि भी जिनको बांट दी उनसे रिजल्ट क्या मिला है, क्योंकि अल्टीमेटली तनख्वाहदार तबके पे एक टैक्स आप लगाते हैं, दूसरा ये जो पेट्रोल है और ऑटोमोबाइल है, मोबाइल कंपनियां हैं, इन्हीं के ऊपर आपका जोर लगता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर लेते हैं। जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे तो आपको इजाज़त मिल गई IMF से कि आप ड्यूटी नहीं बढ़ाएंगे, और बच गए हैं सोलर वाले जो नए लगाएंगे। वैसे तो उधर से भी जकड़ लिया इन्होंने, रियल स्टेट पे इन्हें अभी इजाज़त नहीं मिली, जो कि बहुत ज़रूरी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उठाना इस मुल्क में। एक एग्रीकल्चर, एक कंस्ट्रक्शन, ये दो चीज़ें बढ़ें और फिर आपकी प्रोडक्शन हो तो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई फोकस नज़र नहीं आ रहा कि कैसे करेंगे। जो हमारा अपना इन्वेस्टर है वो बाहर जाने को तरजीह दे रहा है, ये हमें तकरीरें सुनाने आके वजीर बैठ जाते हैं। अल्लाह के बंदे, हमें तो बताओ कि हमने ये ठीक किया है, हम आइंदा ये कर देंगे, मनसूबे बताते हैं 10-10 साल के। ये फक्की नहीं दे सकते अब आपको, हमको रिजल्ट चाहिए। आपका 5वां बजट आ रहा है, आप क्या बताएंगे कि एक तरफ आप टैक्सेशन इतनी करेंगे, 10% तनख्वाह बढ़ा देंगे, 20% आप टैक्स बढ़ा देते हैं, और वो टैक्स इस तरह बढ़ाते हैं कि अल्टीमेटली आप हाथ लगा के देखते हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब, कुछ खुदा का खौफ करें, हमें सिर्फ शबाना रोज़ मेहनत ना सुनाएं, हमें नतीजा दिखाएं। आपके वज़ीर हों या आप हों, हमें नतीजा दें कि आम आदमी, बिल्कुल हम आपके इस बात के साथ हैं कि चाहे सैलाब आए, कुदरती आफत है, बिल्कुल ठीक है, ईरान अमेरिका इसराइल जंग है, हमारे ऊपर मसला आया, बिल्कुल ठीक बात है, ये एक समझने की बात है, बुनियाद मरसूस हमने जीती है, हमें उसके ऊपर उससे पहले से ज़्यादा असलहा अपना तैयार करना है, ड्रोन तैयार करने हैं। ये वो चीज़ें जो आप खोल के बताएंगे जी ये हमारा इस तरफ से हुआ और हम इधर से टैक्स इतना हमने वसूल कर लिया है कि हम आप पे नहीं डालेंगे, क्योंकि जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर आपकी है कि आम आदमी को जवाब आपने देना है, और सवाल तो कोई क्या करेगा। सही जी। फैसल साहब, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? आप जिन शोबों में अहदाफ रखे गए थे, जिनमें बड़ा ही ज़रूरी था, जो खुद ही वो बता रहे हैं, उनमें नाकामी हुई, तो अगले बजट से क्या आपको लगता है मुआशी अहदाफ जो मुकर्रर किए गए हकीकत के करीब हैं? या सिर्फ मुस्कुराना ही है फैसल साहब? ये जब खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं तो आप खुद तसव्वुर कीजिए कि वो नाकामी का लेवल क्या होगा। आम हालात में तो नाकामी का एतराफ़ भी नहीं किया जाता ना, तो ये जिस सतह पे सूरत हाल पहुँच गई होगी कि इनके पास आदाद व शुमार भी बताने के लिए नहीं है जिससे जो है वो कहीं अपनी कामयाबी को जो है ज़ाहिर कर सकें। लेकिन ये जो इकनॉमिक सर्वे है ना, ये एक आम आदमी को इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये क्या होता है समझ में भी नहीं आता। मेरे घर का, आपके घर का जो बजट है ना, यही मेरा इकनॉमिक सर्वे है और यही मेरा बजट है। मेरा बजट, मेरा घर नहीं चल रहा इस आमदनी से। तनख्वाहदार आदमी का, किसी भी तनख्वाहदार आदमी का जो बजट घर जो है वो तो नहीं चल रहा। अच्छा, ये जो तनख्वाह बढ़ाने की बात होती है, अगर आप सरकारी इदारों के मुलाजमीन का तनासब निकालें और प्राइवेट सेक्टर के निकालें तो उसमें एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सरकारी इदारों में तो तनख्वाह बढ़ जाती है, क्या ये इस पॉलिसी का इतलाक़ निजी इदारों पर होता है? बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो तनख्वाह बढ़, लेकिन टैक्स जो बढ़ेगा उसका इतलाक़ जो है निजी इदारों में पूरा होगा, उसका पूरा होगा। आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ती निजी इदारों की, टैक्स जब बढ़ता है तो वो टैक्स तो उसका पूरा जो है बढ़ जाता है। इस मुल्क में जो टैक्स चोर है ना, वो माफिया है। और माफिया क्यों है? आप जो इलेक्शन, जो सियासी जमातों का जो सियासी जमातें हैं ना, इनकी जो पार्टी फंडिंग है, ये इस मुल्क का एक बहुत बड़ा नासूर है। इस पार्टी फंडिंग के कॉन्सेप्ट को है ना समझने की ज़रूरत है। ये टैक्स के नेट में क्यों नहीं आते? ये तसलसल की बुनियाद पे जो है ना ये पार्टी फंडिंग करते हैं, ये पॉलिसी साजों को पार्टी फंडिंग करते हैं। तो ये सियासी जमातें डरती हैं इनसे खौफ खाती हैं। ये मसला नहीं है कि रियासत के पास इतनी ताकत नहीं है कि इनको टैक्स नेट में लेकर आ जाए। रियासत, सियासी जमातें इनको लाना नहीं चाहती। इनकी आमदनी का एक बहुत बड़े ज़रिया है। ये अपने वोट बैंक से डरते हैं कि इनका हमारा वोट बैंक मुतासिर हो सकता है। हमारी जो फंडिंग आती है पार्टी की, जो लीडरशिप भी अमूमी तौर पे उन्हीं के ज़ेर इस्तेमाल होती है, जब हमने अब तक देखा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो कहाँ से आती है? वो कोई नौकरी पेशा आदमी तो नहीं देता ना, ये कारोबारी लोग देते हैं। ये ताजर, जैसे एसोसिएशन है, अब एसोसिएशन से मिसाल ले लेते हैं, माल रोड की ताजरों की एसोसिएशन है, तो जो सियासी जमातों को फंडिंग होगी वो दुकान नहीं होगी, वो एसोसिएशन के पास जाते हैं, वहाँ से जो उनको लमसम अमाउंट जो है महीने की बुनियाद पे, सालाना बुनियाद पे, इलेक्शन फंडिंग के नाम पे जो है मिलता है। तो कौन सी सियासी अगर आके उन दुकानदारों से टैक्स वसूल करेगी? इस मुल्क का निज़ाम जो है ना बिल्कुल बिगड़ चुका है। इस मुल्क को जो है ना एक बेरहम और एक शफाकाना गवर्नेंस की ज़रूरत है, वो नहीं है।
और ये बेरहमी और सफाकी कहाँ पर है? ये बेजरा लोगों के साथ जो है ना, हम जैसे लोगों के साथ, आम आदमी के साथ, जो खड़े नहीं हो सकते, जो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते, जो कमज़ोर लोग हैं, ये सारी बेरहमी और सफाकी जो है इन लोगों के साथ है, ताकतवर लोगों के साथ नहीं। चाहे उसके पास ताकत का जो भी म्यार हो, उसको किसी किस्म की कोई जो है वो परेशानी नहीं है। उसके पास ब्लैकमेलिंग के एक नहीं दर्जनों हथियार और तरीक़ेकार हैं। ये टैक्स नेट यकीन करें, ये ताजरों से अगर टैक्स ले लें तो ये जो नौकरी पेशा अफराद को टैक्स देने की ज़रूरत ना पड़े, इस सतह की जो है वो ये जो है ना टैक्स चोरी हो रही है, लेकिन हो रही है। ये जो अपना इनडायरेक्ट टैक्सेस का निज़ाम है, जी जी, इनडायरेक्ट टैक्सेस का निज़ाम भी अगर दुरुस्त कर दिया जाए ना, तो आपको जो है ना ये टैक्स कलेक्शन जो है ना, पूरी डायरेक्ट टैक्सेस तो आप छोड़ दें, यहाँ तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में कितनी बड़ी चोरी है कि हम आम आदमी इन ताजरों को इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में पैसे देता है और वो पैसे जो है सरकार में जमा नहीं होते, ये वो भी नहीं ले सकते। ये तो बहुत आसान तरीन काम है ना कि आप जो दुकान से सामान खरीदती हैं, जहाँ से आप कपड़े खरीदती हैं, जिस होटल से आप खाना खाती हैं, जहाँ से आप अपने माना घर का किचन का राशन खरीदती हैं, उसमें जो आपका टैक्स कटता है, क्या वो जमा होता है? आप यकीन करें जमा नहीं होता वो। बिल्कुल ऐसे ही है। ये कि आज सॉफ्टवेयर की मदद से जो सॉफ्टवेयर के काम करते हैं वो उनमें भी हेर फेर है और वो भी मुकम्मल तौर पे हर जगह मौजूद नहीं है। तो ये तो इनडायरेक्ट टैक्सेस भी जो है जो लोग दे रहे हैं वो भी हुकूमत तक नहीं पहुंच रहे। तो सिस्टम कैसे सही होना है? नहीं हो सकता सिस्टम सही। अल्लाह ताला जो रहम फरमाए, हुकूमत खुद कह रही है हम नाकाम हो गए, तो आप खुद सोच लें क्या असर होगा हमारा। चलो फिर बजट आएगा तो लग पता जाएगा, हार्ट अटैक ही ना हो जाए। हाँ फिर वही बात है, लग गया पता, अभी क्या पता चला। लेकिन वेट कर लेते हैं ना, कल का दिन मजीद पता चल जाएगा। तो ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी वेलकम बैक नाज़रीन। शकील अंजुम साहब आपकी तरफ आएंगे। अब जो मुआशी अहदाफ की नाकामी ख़ास तौर पर बड़े अहम शोबे जिसमें रही और वज़ीर ख़जाना ने जो इसकी वजूहात भी बताई, आपके ख्याल में अब इस बजट से कोई आम आदमी को, क्योंकि उसको तो इन अल्फाज से इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पुरुमीद है हुकूमत, वज़ीर ख़जाना वो कह रहे हैं कि हम जो रवां साल है माली शरह नमू 4% से ज़ायद रहेगी। आपको लगता है कि इसमें आम आदमी के लिए क्या होगा? देखिए तो आम आदमी तो अब आप भूल जाएं, आम आदमी तो रहा ही नहीं। अब तो जो मिडिल क्लास था वो भी जो है गुर्बत से नीचे जो है जिंदगी गुजार रहा है, उसका भी जीना दोभर हो गया है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, यह हुकूमत की मुआशी पॉलिसी है और वजीर खजाना ने खुद ही अपनी नाकामी का इतराफ़ कर लिया है और उन्होंने ये कह दिया कि हम जो अहदाफ मुकर्रर किए थे वो हम हासिल करने में नाकाम हुए। तो इसकी जो वजूहात उन्होंने बयान की हैं वो भी कुछ जस्टिफाई नहीं है इतनी ज़्यादा, क्योंकि जो ईरान इसराइल जंग है और अमेरिका की, वो कोई पूरा साल नहीं शुरू हुई और उसका बराह रास्त हम पे कोई इतना बड़ा इम्पेक्ट भी नहीं पड़ता है, सिवाय इसके कि पेट्रोलियम की जो मसनूआत है जो अपना हुर्मस की बंदिश की वजह से कुछ स्लो हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ने जो है अवाम को जो है निचोड़ा पेट्रोलियम के नाम पर, लेवी के नाम पर, क्योंकि वो FBR जिसको अमरात भी दी जाती हैं और वो बड़े लोगों से अपने मामलात भी तय रखते हैं, वो मुकम्मल तौर पर नाकाम है। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म साहब को चाहिए कि FBR की कारकर्दगी का जायजा लें और उसमें ये देखें कि FBR अपने तौर पर कितना टैक्स जो है वो इकट्ठा करता है। ये जो टैक्स कलेक्शन हो रही है अब तक की, वो भी जो लोग हैं वो खुद जमा करवा रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेशन है उसके तहत। और जो तनख्वाहदार तबका है, आप और मैं, सबसे ज्यादा जो है वो इस वक्त मुतासिर हो रहा है। लेकिन हुकूमत की हमें ना तो कोई पॉलिसी देखने को आई है, ना पिछले साल, ना ये जो अब जो है वो किया जा रहा है। हमें जो है दिलासे दिए जा रहे हैं कि आम आदमी की जिंदगी जो बेहतर होगी। हुकूमत ने ना तो एग्रीकल्चर सेक्टर को फोकस किया है, ना ही रियल एस्टेट सेक्टर को फोकस किया है, ना ही इंडस्ट्री को फोकस किया है। आप ये देखें, ये 3 शोबे होते हैं जो मुल्क की मईशत को चलाते हैं, लेकिन ये तीनों शोबे बतदरीज जब्बों हाली का शिकार हैं। रोज ब रोज इनकी हालत जो है वो खराब होती जा रही है। एप्टमा के आज़ाद शुमार के मुताबिक जो है वो 144 टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो चुकी हैं, लाखों लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं। हुकूमत ने IPPs को बंद नहीं किया क्योंकि वो इनके अपने हैं और वहाँ पर जो है बगैर बिजली बनाए जो है लोग अरबों रुपए जो है वो साल के अपने घरों को ले जाते हैं, लोगों की, आपकी, मेरी जेबों से निकाल कर। और अवाम ने हर किस्म का टैक्स जो है वो दे रही है, फिर भी
ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है अवाम टैक्स नहीं देती। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान में अवाम जो है 59% जो है इस वक्त टैक्स दे रही है, जो कि मेरा ख्याल है दुनिया का सबसे ज्यादा टैक्स पेयर जो है वो पाकिस्तानी है इस वक्त। और उसको बदले में क्या मिलता है, जो हुकूमत की जिम्मेदारियां थी हुकूमत उनसे भी जो है अब वो पूरी नहीं कर रही। उसमें वो चाहे तालीम का सेक्टर हो, तालीम का मैदान हो, सेहत का मैदान हो, आप देख लें उनको भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। और इस वक्त जो हुकूमत ने आदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक जो है 2,51,00,000 बच्चे जो हैं वो इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। इस हवाले से भी हम दुनिया में जो है वो दूसरे नंबर पर है। इतने बच्चे और पूरी दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है कि वो स्कूल से बाहर हों। गुर्बत की शरह जो है 28.9% पर चली गई है, बेरोजगारी बढ़कर 7.1% पे चली गई है और हुकूमत जो है वही आदाद शुमार लेकर बैठी हुई है। इसके अलावा जो है एक्सपोर्ट पर किसी किस्म की कोई तवज्जो नहीं है और जो ज़राअत है ख़ास तौर पर कपास और गंदम, और इसके अलावा आप देखें कि पिछले 1-1.5 साल से जो है पाकिस्तान का काश्तकार मुसलसल जो है हुकूमत की पॉलिसी की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार है। आप ये देखें कि डीजल की कीमत में किस कदर इजाफा किया गया और जाहिर है ज़राअत के लिए डीजल बड़ा अहम है। इसी तरह जो बाकी इनपुट्स हैं, जो DAP खाद की बोरी है वो इस वक्त 17,000 रुपए की बिक रही है, जबकि हुकूमत पंजाब ने जो है कुछ कंपनीज को जो है वो इजाजत दी कि वो ही 8-9 कंपनियां होंगी, वो ही गंदम की खरीदारी करेंगी। इसके अलावा काश्तकार से कोई और शख्स गंदम नहीं खरीदता। अगर किसी और को खरीदारी की इजाजत मिलती है या वो चोरी छुपे खरीद कर लेता है या काश्तकार बेच देता है तो वो वहाँ पर पेरा फोर्स पहुंच जाती है, वो उठा लेती है। तो इस सारी सूरत हाल में अगर देखें तो काश्तकार भी ज़बूहाली का शिकार है, ज़राअत भी गई। एक वाहिद सेक्टर था पाकिस्तान को जिसने बचाया हुआ था वो था एग्रीकल्चर, क्योंकि ज़राअत से पाकिस्तान के जो 70% आबादी है वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और वो जो है वो मुल्क की मईशत में भी उसका बड़ा अहम किरदार रहा है, लेकिन हुकूमत ने उसको भी तबाह कर दिया है। इंडस्ट्री आपके सामने है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई है और वो जो बड़ी बड़ी टेक्सटाइल मिलें थी उन्होंने वहां पर भी काबूनियां बना दी हैं। रियल स्टेट सेक्टर में इतने ज्यादा टैक्सेस लगा दिए हैं कि कोई जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही। जब मुल्क के अंदर ये वाला निजाम होगा कोई चीज भी हुकूमत चलने नहीं देगी। ठीक है शकील अंजुम साहब, निजाम लाया जाएगा जी बिल्कुल। वक्त खत्म हो गया, आप देखते हैं, उम्मीदें अभी भी हैं, तवक्कुआत भी हैं, लेकिन कल वाज़े हो जाएगा क्या आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ ये बजट ला रहा है या नहीं। आप सबका शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह।